productive purposes. At the time of giving loans, the economic condition of the farmer is taken into consideration. Loans are given on the mortgage of land. Nowadays, loans are being advanced even on the security of standing crops. Members have to pay interest on the loans received, but the rate of interest is very low, about 6 to 7%. अब ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक का इंटरेस्ट रेट मैंने बताया 9 से 10% एवरेज होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है और ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ये लोन प्रोवाइड करते हैं भाई, क्योंकि फार्मर की भाई इनकम इतनी नहीं होती। ठीक है, ये जो समझ आ गया भाई, लाइन जो लिखी है सिंपल सी है कि ये यहाँ पर लोन देने वक्त ऐसा नहीं ये भी किसी को भी लोन दे देते हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है फार्मर की। फार्मर भाई जो बंदा लोन ले रहा है वो क्या सच्ची में लोन की किस्तें चुका सकता है कि नहीं। ठीक है, और ये किसके ऊपर दिया जाता है, मॉर्टगेज ऑफ लैंड को, मतलब अगर बंदा लोन ना रीपे कर पाया तो उसकी जो जगह है, जो ज़मीन है, वो उसको बेचा जा सकता है। ठीक है, और आजकल तो भाई स्टैंडिंग क्रॉप्स के ऊपर भी उसकी मतलब सिक्योरिटी दी जा सकती है कि अगर ये लोन ना रीपे कर पाया और जो इसकी क्रॉप्स हैं, ठीक है, हम उसको बेच के पैसा लेंगे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अब ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स तो पढ़ लिए, लेकिन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। दीज बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। दीज वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड टू हेल्प देयर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। मेनली इन बैंक्स का काम क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और हेल्प करते हैं एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन को कि लोन्स जो पैसे की दिक्कत ना हो बस। और कब ये इस्टेब्लिश हुई थी 1912 में, ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं हिस्ट्री का, वैसे आ भी सकता है कि व्हेन वर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इस्टेब्लिश 1912, व्हाट विल यू राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, टू गिव लोन्स टू द मेंबर सोसाइटीज, द मेन फंक्शन ऑफ दिस सोसाइटीज। मेंबर्स जो सेंट्रल कोऑपरेटिव के बैंक्स के जो मेंबर हैं उनको लोन देना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। दीज बैंक्स गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव डिफरेंस क्या है इनमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो लोन प्रोवाइड करती हैं इंटरेस्ट रेट के साथ, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, सिर्फ एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के लिए। उसमें एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के लिए लोन होता था अकेला और वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। यहाँ पर ही हर एक को लोन देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, लेकिन बाकियों के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है। दीज बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म जनरल बैंकिंग फंक्शन सच एज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। ये जो बैंक है ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि डिपॉजिट जो बंदा डिपॉजिट कर रहा है उस चीज़ को भी लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मनी जैसे चेक के द्वारा पेमेंट करनी हो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज बैंक्स हेल्प द प्राइमरी सोसाइटीज़ इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। जो ये बैंक्स होते हैं ये हेल्प करते हैं जो प्राइमरी सोसाइटीज़, छोटी सोसाइटीज़ है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मल सेक्टर इन क्रेडिट, अब आते हैं मेन मुद्दा, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर इन क्रेडिट। फॉर्मल लेंडर रिसोर्सेज, these include those who are controlled by the government, banks and cooperatives fall under this category। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, बैंक्स और कॉपरेटिव्स। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे हमने किसी रिश्तेदार से लोन लिया या ट्रेडर से किसी से लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, मनी लेंडर से जो लोन देते हैं, ये चीज़ इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले सुपरविजन। भाई सबसे पहला डिफरेंस पता क्या है कि भाई ये जो मैंने बताया कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है जैसे रिलेटिव है, फ्रेंड है, भाई ये इसके ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा ना कोई कंट्रोल है। ये तो अपने दम के ऊपर किसी को लोन दे रहे हैं, वो जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द फॉर्मल रिसोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर इंस्टेंस, बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट्स दे रिसीव। The RBI monitors that the banks actually maintain a minimum cash balance। सुपरविजन क्या है, फॉर्मल रिसोर्सेज किसके अंडर काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। फॉर इंस्टेंस, बैंक्स जो हैं थोड़ा सा मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स वो रिसीव, जैसे कैश रिजर्व रेशो वो रखते ही हैं। ठीक है, और RBI ये मॉनिटर करती है कि बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो हो। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। दूसरी तरफ ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो बंदे जो लोन दे रहे हैं उनको सुपरवाइज करे। दे कैन लैंड एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट।
वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं लोन। भाई इनफॉर्मल सेक्टर में भाई 15% इंटरेस्ट रेट भी चार्ज होता है। लेकिन भाई आप पूछोगे भाई इनफॉर्मल सेक्टर एग्जिस्ट ही क्यों करता है जब बैंक्स हैं? लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन्स लेते क्यों हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई फॉर्मल सेक्टर जो बैंक है, सबसे पहली बात उसको तो सिक्योरिटी चाहिए कि अगर बंदा लोन ना पे कर पाया तो वो उस चीज़ को बेच देंगे जो कोलेट्रल होगा। दूसरा, वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही लोन देता है। तीसरा, वो जो डॉक्यूमेंटेशन उसकी चाहिए होते हैं, कागजी काम बहुत होता है। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होती। जो बंदा लोन दे रहा है वो ये नहीं देखता, वो जिस हर एक बंदे को लोन दे देता है, चाहे उसके पास कोलेट्रल हो चाहे ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब जानकार अगर है उसका तो वो लोन दे देगा कि तो कोई बात नहीं, कोलेट्रल नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, और ना उसके कोई कागजी काम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वो उसको नहीं चाहिए होती है कि बर्थ, मुझे से बैंक को चाहिए होता है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड या और चीज़ें। ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता, वो नहीं, उसको नहीं ज़रूरत है उसके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की या राशन कार्ड की, वो लोन दे देता है। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कागजी काम है नहीं। और इसी कागजी काम के लिए कि मतलब भाई बैंक में आपको कागजी काम करना पड़ेगा, इससे भागते हुए लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं कि भाई उनको कागजी काम से दूर रहना पड़े, डॉक्यूमेंटेशन से दूर रहना पड़े। क्योंकि भाई लिटरेसी रेट ऑब्वियसली, जो कागजी काम करेगा, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह चाहिए होगी उसको, भाई वो थोड़ा सा नॉलेजेबल तो होगा ना उस चीज़ के बारे में कि अगर मैं लोन ले रहा हूँ ऐसे लेना है ऐसे वगैरह, ऑल दैट थिंग। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल एरियाज़ में लोग इतने लिटरेट नहीं होते हैं, उनको कागजी काम से डर लगता है। भाई सच्ची में ऐसा होता है, अंदर से एक वो होता है कि मुझे मिलेगा पता नहीं, नहीं मिलेगा। वो इस कारण कहते हैं कि भाई हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेंगे, बेशक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, कम से कम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह तो नहीं यूज़ हो रही, ऐसी उनकी थिंकिंग है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा डिफरेंस क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल लेंडर्स इज आना था भाई, आईडी लिख दिया भाई, क्या भाई क्या, इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। अब जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर्मल लेंडर्स का, वो आरबीआई के बारे साथ में डिसाइड किया जाता है। सो नॉर्मली द इंटरेस्ट रेट्स आर लो, कंपैरेटिवली लो होते हैं। वैसे इंटरेस्ट रेट जैसे 9-10% होता है, कंपैरेटिवली लो होते हैं। ऑन द अदर हैंड द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो भाई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स जो हैं वो देते हैं। अब डेब्ट ट्रैप्ड, अब जो बैंक है, बैंक को देखो सिक्योरिटी भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी मांग रहा है कि मतलब बंदा अगर ना हुआ तो वो उस चीज़ को बेच देंगे, और वो इनकम भी देखते हैं कि भाई बंदा सच्ची में चुका भी सकता है लोन कि नहीं। 7,000 रुपये उसकी किस्त बन रही है, 5,000 उसकी इनकम है, ऐसे बंदे को बैंक लोन नहीं देता। और इसी कारण जो बंदा बैंक से लोन ले रहा है उसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जो दूसरे मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि वो कोई भी चीज़ नहीं देखता इनफॉर्मल सेक्टर वाला बंदा कि इसके पास कोलेट्रल है नहीं है, वो दे देता है लोन, सीधी सी बात। तीसरा पॉइंट डिफरेंस क्या है कि बोरोवर्स हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ फॉलिंग इन डेब्ट ट्रैप इन द फॉर्मल सेक्टर केस, वेयर एज देर आर वेरी लेस चांस ऑफ फॉलिंग द डेब्ट ट्रैप इन द केस ऑफ, भाई गलत हो गया, borrowers have a very high chance of falling in the debt trap in the informal sector case, whereas there are very less chance of falling in debt trap in case of formal sector। आगे बढ़ते हैं, why poor people still depend on the informal sources of credit। वही क्वेश्चन कि भाई अगर उनको पता है कि बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम चार्ज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इनफॉर्मल सेक्टर के पास भागते हैं, क्यों? सबसे पहले बात, banks are not available everywhere in the rural India, whereas the informal sources are easily available in all the villages। banks जो हैं वो हर एक गांव में नहीं अवेलेबल हैं इंडिया के, लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं वो आराम से कोई भी किसी रिश्तेदार से ले लिया, वो हर एक जगह भाई अवेलेबल है विलेज में। दूसरा पॉइंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज बिकॉज बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रियल। अब अगर बैंक से लोन लेना हो ना और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना हो तो बहुत डिफरेंस है।
अगर बैंक से लोन लेना है दैट इज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बैंक से लोन लेना, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेट्रियल भी चाहिए। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना कोलेट्रियल चाहिए। तीसरा पॉइंट, मनी वेंडर्स प्रोवाइड लोन टू द पुअर पीपल विदाउट एनी कोलेट्रियल। जो मनी वेंडर्स, जो मतलब मनी वेंडर्स जो लोन देते हैं, जिनका काम ही लोन देना है, वो गरीब लोगों को भी लोन दे देते हैं विदाउट एनी कोलेट्रियल, ठीक है। लेकिन बैंक जो है वो कोलेट्रियल मांगता है कि अगर कोलेट्रियल होगा लोन मिलेगा, अगर नहीं होगा तो भाई लोन नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट, द फॉर्मल सोर्सेज प्रोवाइड लोन ओनली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेज वेयर एज इनफॉर्मल सोर्सेज प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेज बोथ। अब जो फॉर्मल सेक्टर है वो जो लोन देगा वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए देगा, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्रोडक्टिव काम करे चाहे नॉन प्रोडक्टिव काम करे, वो लोन दे देगा। पांचवा पॉइंट, द मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज आर कम्प्लेक्स वेयर एज द इनफॉर्मल सोर्सेज हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ बिजनेस। जो फॉर्मल सोर्सेज का जो बिजनेस है, जैसे कैसे किस्त आएगी, कैसे देनी पड़ेगी, काफ़ी कम्प्लेक्स है। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज में ऐसा बहुत बहुत ही भाई सिंपल सा वे है कि इतने पैसे दिए, तुझे तुझे मुझे इतने पैसे देने हैं, बस सिंपल सी बात। मेनली मुद्दा ये है कि जो बैंक है उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है, और वो जो लोन देता है वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही लोन देता है। और जो इनफॉर्मल है वो किसी भी काम के लिए लोन दे देता है, बिना कोलेट्रल के दे देता है, बिना डॉक्यूमेंट्स के दे देता है। लोग मेनली डॉक्यूमेंट्स के लिए भागते हैं कि भाई वहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, राशन कार्ड लाना पड़ेगा, ऐसे वगैरह, सिंपल सी बात। तो भाई अगर देखो इनफॉर्मल सेक्टर तो भाई लोन दे देता है, लेकिन भाई इंटरेस्ट रेट बहुत है। बैंक जो है लोन दे देता है, इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक है, लेकिन उसको कोलेट्रियल चाहिए। अब भाई दोनों के डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। लेकिन अब एक ऐसा चीज़ जो मतलब ना तो वो बैंक है ना तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड होता है, दैट आर कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो भाई बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, कोलेट्रियल वगैरह भी नहीं ऐसे, मतलब ये देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर बैंक है उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई ये पुअर पीपल को लोन नहीं देता ऐसे वगैरह ऑल दैट। इनफॉर्मल सेक्टर का तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत चार्ज करता है। अब इन दोनों को देखते हुए कि भाई इन दोनों के डिसएडवांटेज हैं, तो एक और चीज़ बनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ नाम से पता लग रहा है खुद की हेल्प करने वाले ग्रुप्स। सो कीपिंग इन माइंड द लिमिटेशंस ऑफ बोथ formal and informal sources of credit, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. They have organized into small groups known as self-help groups. अब भाई उन्होंने कहा कि दिमाग में रखते हुए लिमिटेशंस है दोनों की पुअर पीपल के लिए। अब बैंक अमीरों को तो लोन देता है लेकिन गरीबों में कोलेट्रियल नहीं है भाई। अब इन दोनों के जो लिमिटेशन है उनको दिमाग में रखते हुए लोगों ने एक नया मतलब वे निकाला लोन प्रोवाइड करने का जो पुअर पीपल है, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किए स्मॉल ग्रुप्स जिनको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनकी मेजर फीचर्स क्या होते हैं? अ टिपिकल एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन हैव 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम विलेज। अब जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसमें मेनली 15 से लेकर 20 लोग होते हैं जो कि एक ही विलेज की सेम विलेज के होते हैं। द मेन मोटिव ऑफ एसएचजी इज टू पूल द सेविंग्स ऑफ पुअर पीपल। अब मेन मोटिव इनका क्या होता है कि जो सेविंग्स है उनको पूल करना, जो गरीब लोग हैं उनकी सेविंग्स को पूल करके रखना। सेविंग्स पर मेंबर कैन वेरी फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द पीपल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप। अब भाई सेविंग्स जो है हर एक मेंबर के लिए वेरी कर सकते हैं, चाहे ₹25 हो चाहे ₹100 हो। डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी, कितना पैसा वो कमा रहा है, और स्ट्रेंथ कितनी है ग्रुप की, 20 मेंबर हैं या 30 मेंबर हैं। द एसएचजीज प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल रेट्स। जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं एट अ रीजनेबल रेट। आफ्टर अ ईयर और टू इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर द बैंक लोन्स। कि अगर ग्रुप रेगुलर है अपनी सेविंग्स में तो वो एलिजिबल हो जाते हैं बैंक लोन्स के लिए भी। जैसे भाई कहने का मतलब मैं समझाता हूँ एसएचजी होता क्या है। पहले एक बंदा है, उनके मतलब एक ग्रुप है जिसमें 15 से लेके 20 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इस बंदे को एक बंदे को इसमें से लोन चाहिए, ये बंदे इकट्ठे पैसे करके, जैसे हर एक ने
किसी ने 1000 डाला, किसी ने ऐसे, मतलब छोटा सा लोन चाहिए, ज़्यादा नहीं, जैसे 50,000 का लोन चाहिए। इन्होंने हर एक बंदे ने 50 मतलब किसी ने 5,000 डाला, किसी ने 1000 डाला, ऐसे कर करके इसको 50,000 का लोन दे दिया इस बार के लिए। अब ये लौटा देगा क्योंकि उस बंदे मेंबर का ग्रुप है। और अगर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है रेगुलर हो अपनी सेविंग्स में, तो इनको बैंक के द्वारा भी लोन मिल जाता है। बैंक से कैसे, अगर देखो ये 15-20 मेंबर्स हैं, ये रेगुलर हो गए, 2 साल 3 साल तक इन्होंने अपनी रेगुलर सेविंग्स की। अब बैंक से इनको लोन चाहिए लेकिन बड़ा थोड़ा सा, एक बंदे को इसमें से लोन चाहिए, ठीक है, जैसे इन टोटल मिला के इनको चाहिए 10 लाख का लोन चाहिए, 15 से 20 में, मतलब 50-50 हज़ार का लोन सबको चाहिए। तो भाई हर एक बंदा थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करके 10 लाख का लोन चुका देगा, ठीक है। कि बैंक से इनका मेन मोटिव ये होता है कि रीजनेबल रेट हो, हर एक बंदे को अधिकार हो कि उसको लोन मिले। आगे पढ़ लेते, लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप विद द मेन मोटिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। मेनली लोन किस कारण लिया जाता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोग ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, लोन इस कारण लिया जाता है मेनली इस ग्रुप के द्वारा। और किसके नाम के ऊपर सैंक्शन किया जाता है, जो ग्रुप है उसके नाम के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SHG इज दैट मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर SHGs का क्या है कि ये वुमेन, जो लेडीज़ होती हैं उनके द्वारा ये ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दीज आर हेल्पिंग वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट, रिलायंट मतलब कॉन्फिडेंट हो कि भाई हम कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे। ये जो ग्रुप है इनका, ये हेल्प कर रहे हैं लेडीज़ को कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों वो। The regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, dowry, domestic violence, child marriage, etc. अब ये भाई इसमें जो रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं लोगों की, अब इसमें अकेला पैसे की बात तो नहीं होती, लेकिन बाकी जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी डिस्कशंस होती हैं कि हेल्थ, लोगों की जो गांव हैं उन लोगों की हेल्थ कैसी है, डाउरी, यहाँ पर दहेज, कोई ऐसे दहेज के लिए कोई लड़ाई हो गई है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, इन सारे इश्यूज़ को के ऊपर भी डिस्कशंस होती हैं ऐसे चीज़ में, ठीक है। अब हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अगर समझ आ गया है तो एक बार खुद से देखो कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहे हैं एक बार टेक्स्ट बुक की रीडिंग मारो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लैंग्वेज बहुत इजी है चैप्टर की। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओह रुको 2 मिनट भाई, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। मैंने वैसे इसके लिखे नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन एक जो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पुराने पेपर्स में आया वो ये है कि 2 मिनट बुक से देख लेते हैं हम जो क्वेश्चन था। यस, 2 मिनट। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 5 पॉइंट्स। या इसको ऐसे भी आ सकता है, वाई इज क्रेडिट अ क्रूशियल एलिमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन की अलग फॉर्म है। ये वाला ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आया है, जो कोटेशंस होती है यार, कोटेशंस वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं सोशल स्टडीज़ के एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक चैप्टर में से जैसे कोटेशंस वाले थोड़े से क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 5 पॉइंट्स। कैसे लिख सकते हैं? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट वुड लेड टू हायर इनकम, मैनी पीपल कुड बोरो फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, it encourages people to invest in agriculture, do business and set up small scale industries, it enables more investment which will lead to the acceleration of economic activities, affordable credit would also end the cycle of debt trap। ये 5 पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, बहुत से ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड बाय, बस।